मैं हूँ आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। आज मेरे साथ एक ऐसे नेता मौजूद है जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। और आज जब इंदौर और भोपाल स्वच्छता की बात कर रहा था और एक बार फिर भोपाल ने स्वच्छता में नंबर 2 पर आया है, तो कहा जाता है कि जब भोपाल और इंदौर की बात होती है, स्वच्छता की बात होती है, तो नगर निगम के कर्मचारियों को भी याद किया जाता है जो दिन रात मेहनत करके ये कार्य करते हैं। और ऐसे ही उनके एक नेता आज मेरे साथ किशन सूर्यवंशी जी मौजूद है, नगर निगम अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वो भोपाल को कैसे देख रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है। सबसे पहले साधना न्यूज़ में आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि स्वच्छता में नंबर 2 पर आया है, पर ये पहले नंबर पर कब आएगा, इसकी रणनीति क्या होगी? पहले तो इस उपलब्धि के लिए मैं राजधानी वासियों को बहुत बधाई देता हूं और विशेष तौर पर हमारे स्वच्छता के मित्र जो दिन रात हर परिस्थिति में शहर को साफ़ स्वच्छ बनाने का काम करते हैं, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। आपकी कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि भोपाल देश में दूसरा सबसे बड़ा स्वच्छ शहर बना है। और मुझे भरोसा है कि आप जिस शिद्दत के साथ हमारे स्वच्छता के मित्र भोपाल राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, नागरिक अपने स्वच्छ आचरण को दिन ब दिन और सुधार के साथ पेश कर रहे हैं, आने वाले समय में भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 भी हासिल करेगा। नंबर 2 भी छोटी उपलब्धि नहीं होती है। इतने सारे देश के शहर, उन शहरों में नंबर 1 नंबर 2 आना ये कोई सामान्य बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। कल जब हम देख रहे थे किशन जी, तो आप मिठाई बांट रहे थे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे, और कैसे काम करेंगे, अब क्या रहेगी आगे की रणनीति? हमारी कोशिश रहेगी कि भोपाल में एक ओनरशिप का भाव आए। राजधानी के नाते राजधानी में प्रदेश भर के अन्य अन्य क्षेत्रों से भी लोग आकर रहने लगते हैं। कोई व्यवसाय के लिए आता है, कोई अन्य कामों के लिए आता है। तो कई बार मैं ये महसूस करता हूँ कि वो राजधानी को अपना जन्म स्थान जैसा सम्मान जो देना चाहिए उसमें और गुंजाइश है। मेरा उनसे कहना है कि जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, नो डाउट जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पर जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस नगर में हम रह रहे हैं, जिस शहर नगर ने हमें सम्मान दिया है, उसके सम्मान की चिंता भी हमको करना ही चाहिए। और इसलिए राजधानी में आप किसी भी प्रदेश के कोने से आके रहने लगे हों, पर ये राजधानी भी आपकी है और आप भी हमारे हैं। इसलिए राजधानी को स्वच्छ बनाने में हम सबको अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। वैसे तो राजधानी बड़ी ग्रीनरी वाली, हम हर जगह पेड़ पौधे तालाब देखते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अभियान निकला था, एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, उसमें कैसे काम कर रहा है भोपाल और नगर निगम उसमें क्या कार्य कर रहा है? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वृक्षारोपण जैसे विषय को माँ के साथ जोड़ा। हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी माँ की स्मृति में या माँ के साथ लगाया हुआ वृक्ष चिरस्थायी रहे और जिससे माँ की याद भी चिरस्थायी हो और धरती माँ भी सबरे। इतना गहराई से ये कार्यक्रम उन्होंने प्लान किया, इतनी गहराई से एक पेड़ माँ के नाम उस अभियान को उन्होंने नाम दिया। और उसके पीछे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की यही सोच रही होगी कि माँ के नाम पेड़ लगा के माँ की याद को भी चिरस्थायी करें और धरती माँ को भी संवारें। नगर निगम भोपाल प्रधानमंत्री जी के उसी विजन के आधार पर कई हमारे शहर के जो स्थान हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, बड़े स्थान हैं, उनको हमने चिन्हित करके लार्ज स्केल पे प्लांटेशन किया है। डेन फॉरेस्ट हमने डेवलप कर दिए हैं और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में हमने घने जंगल बना करके शहर की आबो हवा को संवारने का भी काम किया है। जल गंगा संवर्धन की बात हो रही है किशन जी चारों तरफ, और यहाँ तो कहते हैं कि झीलों की नगरी है, तो क्या वो छोटे छोटे स्थान जहाँ पर पानी है, तालाब है, उनको भी संवारा जाएगा, उनके आसपास भी कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सुंदरता का कुछ विकल्प नया आएगा? निश्चित रूप से
ये भी जो अब मैं आपकी देखिए, कोई भी अभियान का जब नाम दिया जाता है मेघा जी, तो उसके पीछे एक गहन विचार होता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल स्रोतों की सफाई के अभियान को जल गंगा संवर्धन अभियान नाम दिया है। और मुझे लगता है कि उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये रही होगी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल सुरक्षित रखें, ऐसा कहा जाता है कि आने वाला युद्ध जल को लेकर के होगा, जल संकट आने वाली बड़ी समस्या है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को भांपते हुए प्रत्येक जल के स्रोतों को गंगा का स्रोत मान करके, ये गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी ने ये जो अभियान का नाम दिया है जल गंगा संवर्धन अभियान, मुझे लगता है उसके पीछे उनकी सोच ये रही है कि प्रत्येक हमारे जल के स्रोत गंगा के स्रोत पावन मान करके उनको सुरक्षित भी करिए, संरक्षित भी करिए और भविष्य के लिए तैयार भी करिए। और इसलिए नगर निगम भोपाल ने मुख्यमंत्री जी के इस अभियान के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। हमारे शहर के अंदर जितने कुएं बावड़ी थे, हमने उनको सुरक्षित किया, संरक्षित किया और उनके जल स्रोतों की साफ़ सफाई करके उनको पुनर्जीवित भी करने का काम किया है। गाद निकाल करके इन स्रोतों की सफाई भी की है। और मुझे लगता है कि प्रदेश भर में इस अभियान का व्यापक असर है और ये हमारे जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान मैं मानता हूँ। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भोपाल को अपनी राजधानी माना जाए, लेकिन जब हम बाकी शहरों की बात करते हैं, अगर स्वच्छता की बात होती है तो अगर किसी ने कुछ कचरा फेंक दिया है तो तुरंत फ़ाइन की बात होती है। क्या हम भोपाल में भी ऐसा कुछ देखेंगे आगे जाकर? हम स्पॉट फाइन करते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी इसमें और गुंजाइश है। अन्य शहर स्पॉट फाइन ज़्यादा करते हैं जिन्होंने स्वच्छता में और बेहतर प्रदर्शन किया है। जब वहाँ के स्वच्छ मॉडल को आप अगर देखेंगे तो उसमें एक स्पॉट फाइन यानी गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना, ये एक बड़ी वजह है। बाकी सुविधाएं देना, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को बेहतर करना, कचरे को सेग्रेट करना, इकट्ठे कचरे को डिस्पोज करना, ये भी उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति गंदा ही ना करे, प्रॉपर कचरा दे, डस्टबिन में कचरा डाले। ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव को व्यक्ति या तो जागरूकता से मानता है या दंड से मानता है। जागरूकता मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी और सारे लोग मिलके, सारे जनप्रतिनिधि मिलके शहर में स्वच्छ भारत अभियान देश के अंदर, प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो जागरूकता पर्याप्त हो चुकी है। अब इसके बाद जिनमें अभी भी आदत खराब डली हुई है, अब अर्थदंड का टाइम है, मैं ये मानता हूँ। हम बात कर रहे हैं कई योजनाओं की। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह की योजनाएं गरीबों के लिए आ रही, ज्ञान की बात हो रही थी, युवा, नारी, तो इसको कैसे देख रही है सरकार? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी ये कह रही है कि जो ज्ञान की बात भारतीय जनता पार्टी करे, विपक्ष भी ऐसा आरोप लगा रहा है कि वो ज़मीनी स्तर पर उतर कर नहीं आया, अभी इसके लिए बहुत काम करना बाकी है। आप कैसे देखते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश और राज्य में बनी हैं, हम विकास के लिए जाने जाते हैं, हम ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं। औरंगजेब आया और धार्मिक आस्थाओं को ठोस पहुंचाता चला गया, ठेस पहुंचाई है। हमारे मठ मंदिर तोड़ दिए, क्या वो पुनरुत्थान उनका नहीं होना चाहिए? वो आस्था के केंद्र थे, क्या उनको वापस ठीक नहीं करना चाहिए? उस समय की सरकारें, उस समय के तंत्र ने क्यों इन धार्मिक स्थलों की रक्षा नहीं की? तो इसलिए मुझे लगता है कि हम पुनरुत्थान का काम भी कर रहे हैं, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। अगर हम ज्ञान की बात करें तो मेकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर देश में शिक्षा पद्धति चल रही थी। इस शिक्षा पद्धति में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। लगभग 34 ईयर के बाद प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से नवीन शिक्षा नीति लागू हुई और आज वो शिक्षा नीति धीरे धीरे अपना व्यापक असर छोड़ रही है। अब शिक्षा सर्टिफिकेट पाने का माध्यम केवल नहीं है, शिक्षा आत्मनिर्भर बनने का माध्यम भी बन रहा है। शिक्षा जिम्मेदार देश के नागरिक भी तैयार कर रही है। तो ये सब कुछ एक देश के लिए बेहतर से बेहतर करना
इस सोच पे प्रधानमंत्री जी जो करते हैं उसी का अनुसरण हम सब कर रहे हैं, देशवासी कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इसका और व्यापक असर, जैसे जैसे सभी कक्षाओं में नई शिक्षा नीति से जो छात्र निकल कर के कॉलेज स्तर हायर एजुकेशन तक जाएंगे, वो एक भारत भक्त और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार होंगे, मैं ये मानता हूँ। किशन जी, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग देखी, मुख्यमंत्री जी स्पेन की यात्रा पे ही लगातार विदेश के दौरे कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विदेश के दौरे करके सिर्फ आप मतलब लोगों के टैक्स को ख़राब कर रहे हैं, लोगों का टैक्स बर्बाद कर रहे हैं। आप कितना मानते हैं कि जो निवेश यहाँ पर पहुँच रहा है, क्यों वाकई वो धरातल पर उतर रहा है? क्योंकि स्पेन की यात्रा में मुख्यमंत्री का अगर एक बड़ा बयान था कि हम मेडिकल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा की नीति को बढ़ा रहे हैं, हम और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ में कई निवेश की संभावनाएँ देखी भी जा रही है। तो आज क्या कहेंगे? कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपने कार्यकालों की समीक्षा करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को कांग्रेस को ज़रा ठीक से अध्ययन करिए। मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार और आपके सरकार के मुखिया को बंटरधार कहा था। बंटरधार का जो अर्थ होता है, यानी सब बंटरधार कर दिया था। आपने मध्य प्रदेश को बंटरधार कर दिया था, आपने रोडों का बंटरधार कर दिया था, आपने बिजली का बंटरधार कर दिया था, आपने अधोसंरचना का बंटरधार कर दिया था। यानी पूरे मध्य प्रदेश में बंटरधारी अगर किसी के कारण आई थी तो वो कांग्रेस के कारण आई थी। अब वो कांग्रेस आज सक्षम समृद्ध देश प्रदेश देखती तो मुझे लगता है उनको तकलीफ होती है। आज वो कांग्रेस जब ये देखती है कि मध्य प्रदेश की सड़कें सुरक्षित हैं, मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं वो बेहतर क्वालिटी की आज बनी हुई, देश की सड़कें बनी हुई, सड़कों का जाल बना हुआ है, हमारे कॉरिडोर एक से एक हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने डेवलप किए देश के अंदर, हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे, ये तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, ये तो दुनिया मान रही है कि भारत ने अधोसंरचना के क्षेत्र में भारी विकास किया है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे स्तर पे आज मुझे लगता है कि आ चुका है और भारत अब विकसित राष्ट्रों में दिखने लगा है। तो कांग्रेस को क्या ये दिखाई नहीं देता है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि अभी तक लगातार जितनी इन्वेस्टर मीट होती थी वो इंदौर में या कहीं और होती थी, इस बार उन्होंने भोपाल को ये मेज़बानी का अवसर दिया और उसका हमें लाभ भी देखने को मिला है। देश विदेश के मेहमान राजधानी भोपाल आए, वो राजधानी की प्रशंसा करके गए, सुंदरता की प्रशंसा करके गए, यहाँ के ताल तलैयों की प्रशंसा करके गए और निश्चित रूप से बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिले हैं, प्रस्ताव मिले हैं। ये तो ऑफिशियल बातें हैं, सारी ऑन पेपर है। कांग्रेस ऑन पेपर बातों को भी झुटलाएगी क्या? अभी स्पेन की यात्रा पर मुख्यमंत्री जी लगातार जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाले हैं, आप उनके कामों का अगर ठीक से देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, निवेश लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। निवेश आएगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। मुझे लगता है ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है। मेरा आखिरी सवाल कि प्रदेश की राजधानी में साधना न्यूज़ लगातार इस पर काम कर रहा है किशन जी, कि नशा बहुत व्यापक स्तर पर फैल रहा है। वो छोटी छोटी दुकानों से लगा करके तो अब चौक चौराहे तक पहुंच गया है। लड़का हो चाहे लड़की हो, तमाम लोग इस नशे में लिप्त हो गए। हम एक बढ़ते हुए भारत की बात कर रहे हैं, युवा आगे आके नेतृत्व करेगा, कैसे रोका जा सकता है इसको? मुझे लगता है कि इसके लिए जागरूकता एक बड़ा कारण हो सकता है। सिगरेट के रेपर पर सरकार ने बड़ा विज्ञापन छाप दिया और कैंसर का जितना भयावह चित्र सिगरेट के रेपर पे डला हुआ, पैकेट पे डला हुआ है, उसके बाद भी अगर सिगरेट पीना है तो मुझे लगता है ये समझ की कमी है। जब पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, उसके बाद भी पीना है, तो ये जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए कि क्या हमारे लिए फ़ायदे का है और क्या हमारे लिए नुकसान का है। बाहरी लोगों के आने से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय इसके कि लोकलाइट इसको कर रहे हैं। देखिए, भारी और लोकलाइट वाला विषय नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें और बेहतर जागरूकता होना चाहिए कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सरकार लगातार विज्ञापन के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का काम करती है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
थिएटर में मूवी देखने भी परिवार सहित जाते हैं तो सबसे पहले गुटखा बीड़ी सिगरेट के बारे में ही कहा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानलेवा है, ये कैंसर भी पैदा कर सकती है। इसके बाद भी अगर लोग उसका सेवन करें तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अब देश के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए कि जो लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, ऐसे उत्पादों की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगनी चाहिए। अब चर्चा देश के अंदर इस बात की छिड़नी चाहिए कि अगर तंबाकू से कैंसर होता ही ये साइंटिफिक प्रूफ है, तो ये जो सिगरेट रेपर ये बिकेंगे ही क्यों? मुझे लगता है कि अब इस पर चर्चा होनी चाहिए कि मौत के सामान की बिक्री का भी नहीं होगी और ना उत्पादन होगा। इस पर काम होने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आज आपने कही है। जाते जाते एक सवाल, युवाओं को क्या संदेश देंगे, भोपाल की जनता को क्या कहेंगे एक बार फिर से स्वच्छता के? हे युवा शक्तिपुंज, नदियों की धार बदल दे, रास्ता अगर रोके परवर धरती को समतल कर दे, नहीं ये थोती गर्जना हर वचन सिद्ध कर दे। युवा वो जो विवेकानंद जी जैसे महान संत भी कहते हैं कि मुझे अगर इस देश के 200 राष्ट्रभक्त युवा मिल जाएं तो मैं देश का नक्शा बदल दूं। यानी विवेकानंद जी को भी आपसे कितनी उम्मीद थी। तो युवा वो है जो परिवर्तनकारी है, युवा वो है जो सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, युवा वो है जो चुनौतियों को पार पाने की क्षमता रखता है। और युवा ने ठान लिया कि मैं अपने शहर, अपने नगर, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।